हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और हम आज बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी की, जो कि आपके एफसीआई एजीएम क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हैं। इसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप अभी गूगल प्ले स्टोर में जाकर इसे इंस्टॉल करें। इसमें बहुत सी ई बुक दी गई हैं जो कि आप उन्हें डाउनलोड करके फ्री में ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर और एनी सब्जेक्ट के कुछ कोर्सेज़ को लॉन्च कर दिया गया है। आप चाहें तो इन्हें परचेज़ कर सकते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ भी परचेज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे आज एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सो आप वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, है ना। आप एंड तक देखो, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम इनके बारे में जो आज डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है नेशनल इनकम इग्नोर। सो नेशनल इनकम है हमारी जो राष्ट्रीय आय है ना, जो भी हम राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट किया जाता है वो इग्नोर किसको करते हैं, लाइक किस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। ये ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है सेल्स ऑफ अ फर्म का सेल्स, ठीक है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सेक्टर्स एंड सेल ऑफ लैंड। तो ये सारे जो आप देख रहे हो ए बी सी जो है इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, जबकि जो सेल ऑफ लैंड है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेल ऑफ लैंड होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेशियम, गॉसिपियम hirsutum and Gossypium barbadense, whose all the 4 species are cultivated in India। ये जो इसकी 4 स्पीसीज़ हैं वो किस क्रॉप्स की हैं, किस चीज़ की है जो कि इंडिया में ग्रो किया जाता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं, आपको आंसर तो पता ही होगा मे बी, फिर भी ऑप्शन जो दिया है स्पीसीज़ ऑफ वूल, स्पीसीज़ ऑफ कॉटन, स्पीसीज़ ऑफ सिल्क एंड स्पीसीज़ ऑफ जूट। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पीसीज़ ऑफ कॉटन। ये सारी जो स्पीसीज़ हैं वो कॉटन की स्पीसीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट करेक्ट। ये जो आपको स्टेटमेंट दिया है वो ग्लोबलाइजेशन के बारे में करेक्ट कौन सा नहीं है। फर्स्ट आपको दिया है एडवोकेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट विल रिजल्ट इन ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। Critics of globalization argue that it will result in greater economic disparity. Advocates of globalization argue that it will result in culture homogenization. Critics of globalization argue that it will result in cultural homogenization. तो ये जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। Critics of globalization argue that it will result in cultural होमोजेनाइजेशन। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। सो ये दिया है इनविजिबल एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट ऑफ, मतलब जो इनविजिबल एक्सपोर्ट होता है उसका मतलब क्या है, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ तो पेरिसेबल गुड्स, प्रॉफिटेबल गुड, अनरिकॉर्डेड गुड्स और सर्विसेज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर्विसेज। जो सर्विसेज है उनको इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन एक्सपोर्ट बोला गया है, ऑप्शन नंबर डी। इन बैंकिंग टर्म एनपीए मीन्स, जब बैंकिंग की बात किया जाता है तो उसमें एनपीए का मतलब क्या होता है, नो प्रॉमिस अकाउंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, न्यू परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नॉन पर्सनल अकाउंट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज एस्टैब्लिश्ड मेनली टू प्रमोट माइक्रो स्मॉल, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली प्रमोट करता है माइक्रो और स्मॉल को। तो नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड, SIDBI, IDBI, एग्जिम बैंक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा SIDBI, ठीक है। ये जो बैंक है ये क्या करता है, माइक्रो और स्मॉल जो रहता है, ठीक है, जो भी क्या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये क्या करता है, एस्टैब्लिश करने का वर्क करता है। In economics terms, the total market value of all final goods and services produced in a country in a given year is known as। So in economic term की बात करें कि economic term में
द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स की जो टोटल मार्केट वैल्यू होती है एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर इज़ नोन एज, जो एक एरिया एक पर्टिकुलर ईयर में दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, GNI, GDP, इन्फ्लेशन और वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसका आंसर होगा GDP कहा जाता है, जो ईयर में जो इकोनॉमिक टर्म में टोटल मार्केट वैल्यू को फाइनल गुड्स का और सर्विसेज को ऐड किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग GDP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। तो इसमें से जो इंडिकेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वो क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है ना, एक्सपेंड total cost of the agricultural land with family, total area of the agricultural land with family, nature of employment, casual, permanent और semi permanent। तो इसका आंसर होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मीज़र ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, इनमें से कौन सा जो मीज़र है इकोनॉमिक ग्रोथ है किसी कंट्री का, ए ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन कंट्री, जो वॉल्यूम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है फॉरेन कंट्री के बनाए पे, नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द नेशन, नंबर ऑफ फॉरेन नेशनल्स वर्किंग इन आ कंट्री। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ऑफ द नेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक कंसेप्ट इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक कंसेप्ट, कौन सा इसमें का जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो कि कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इसमें ऑप्शन दिए हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, वैल्यू ऑफ गुड ग्रेन स्टॉक ऑफ अ कंट्री, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ऑप्शन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज़ इंट्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, इनमें से कौन सा जो एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है सस्टेनेबल ग्रोथ के पर्पस में। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग नो योर कस्टमर्स, है ना, नॉर्म्स बाय द बैंक। तो जो इसमें से कौन सा पर्पस है इंट्रोड्यूसिंग कराने का, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानना है ना, नॉर्म्स बाय द बैंक, किस बैंक मतलब क्या है, टू ब्रिंग मोर पीपल अंडर द बैंकिंग नेट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग नेट के अंदर लेके आना, आइडेंटिफाई द पीपल हु डू नॉट पे इनकम टैक्स, उन पीपल को आइडेंटिफाई करना जो कि इनकम टैक्स को पे नहीं करते हैं, टू इंश्योर दैट मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक्स हैज़ कम फ्रॉम जीनियन रिसोर्स, मतलब बता रहे कि मनी को डिपॉजिट जो है उसको इंश्योर करना बैंक में जो कि एक जीनियन रिसोर्स के थ्रू, टू इंश्योर वेदर द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ एन इंडिया और फॉरेन नेशनल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू इंश्योर दैट मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज़ कम फ्रॉम जीनियन सोर्सेज। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर, इनमें से कौन सा जो आपको बताया गया ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर पे नहीं आता है। तो फर्स्ट आपका माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और यूटिलिटी। तो ये जो माइनिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सारे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही आते हैं ना, और बच्चा क्या आपका यूटिलिटी, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर से नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हेल्प अ बैंक इन इट्स डे टू डे एक्टिविटीज़। तो क्या एक्ट है जो कि बैंक में हेल्प करते हैं इसकी डे टू डे एक्टिविटी के। तो कंपटीशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, NRI एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो इसका आंसर होगा बी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है डे टू डे एक्टिविटीज़ को हेल्प करते हैं बैंक में, है ना। लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज इज टेक्निकली टर्म एज, जो लैक ऑफ एक्सेस है ना फाइनेंशियल सर्विसेज की टेक्निकली टर्म है वो क्या है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। तो इसका आंसर आएगा फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, ऑप्शन नंबर डी।
Which of the following is not one of the major functions of the National Bank for Agriculture and Rural Development? इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो फंक्शन है उसका नेशनल बैंक ऑफ नाबार्ड का फंक्शन नहीं है, मेजर फंक्शन नहीं है. तो फर्स्ट है एक्टिंग एज अ रेगुलेटर और फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ एंड द आरबीआई. तो ये तो है एक्सटेंडिंग assistance to the government and other in matters relating to rural areas. See, providing refinance to lending institutions in rural areas. और डी जो दिया है रिव्यू ऑफ मॉनिटरी. तो इसका जो आंसर होगा रिव्यू ऑफ मॉनिटरी जो इसका फंक्शन है वो मेजर फंक्शन नहीं है नाबार्ड का. फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे. एज द बैंक्स इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ पोर्शन ऑफ देयर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ विद द आरबीआई, दिस पोर्शन इज कॉल्ड. जो किसी बैंक में, बैंक इंडिया के बैंक में क्या बोल रहे हैं, मेंटेन करना पोर्शन को, डिमांड और लाइबिलिटीज़ को आरबीआई के साथ, वो पोर्शन क्या कहलाता है. ये दिया है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR, CRR कैश रिजर्व रेशो, रिवर्स रेपो और बैंक डिपॉजिट. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. 18 क्वेश्चन की बात करेंगे. बैंक्स इन देयर डेली बिजनेस फेस वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन सच मेजर रिस्क. तो इसका जो है आपको दिए हैं कि जो डेली बिजनेस में जो बैंक है ना, फेस वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क, बहुत सारे रिस्क को झेलते हैं, देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन सच मेजर रिस्क. इनमें से बहुत बड़ा रिस्क कौन सा है. कस्टमर रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, गुडविल रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क. जो ऑपरेशनल रिस्क होता है वो सबसे मेजर रिस्क है किसी भी बैंक में, है ना. फिर बोले द बैंक रेट इज़, जो बैंक रेट है वो क्या है, कहाँ से सेट की जाती. फ्री टू फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. क्या ये फ्लक्चुएट होती रहती है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी तो ये क्या होगा, क्या ये जो बैंक का रेट है वो भी फ्लक्चुएट होता रहेगा. सेट बाय द आरबीआई, क्या आरबीआई के द्वारा सेट होता है. सेट बाय द आरबीआई एज डायरेक्टेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. क्या ये, या तो ये क्या हो सकता है, आरबीआई से तो सेट किया जाता है लेकिन डायरेक्टेड किससे होता है, बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सेट बाय द आरबीआई एज एडवाइज बाय द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन. तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि जो बैंक रेट है वो आरबीआई सेट करता है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. 20 क्वेश्चन की बात करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग. फील्ड ऑफ बैंकिंग के में कौन सा टर्म है ना. स्पेशल ड्राइंग राइट्स, अफर्मेटिव डिफेंस, सिविल प्रोसीजर्स और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पेशल ड्राइंग राइट्स. इंडियन इकोनॉमी इज, जो इंडियन इकोनॉमी है वो क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिक्स इकोनॉमी है हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो. मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स को एग्जिस्टेंस ऑफ, मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या है, को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स. तो इसका आंसर होगा प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. द बुक रिटन बाय दादा भाई नाओराजी इन ऑन इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल इज. जो बुक है दादा भाई नाओरोजी इंडियन पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ब्रिटिश रूल्स हैं. इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश राज, ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी है किसके राज पे चल रही थी, ब्रिटिश राज के अंडर पे चल रही थी. ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमिक ड्रेन एंड पॉवर्टी इन ऑफ इंडिया. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है अटैचमेंट टू लैंड, द जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम हैव रिटार्डेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ. दीज आर, जो लैंड से अटैचमेंट है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेट करता है. कौन से है ये, पॉलिटिकल फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, नन ऑफ दीज. इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक फैक्टर्स. शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल backwardness and lack of skilled manpower have obstructed
द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, दीज आर जो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल का कमी है ना, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस जो है, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर जो स्किल की कमी हो जाती है, हैव ऑब्स्ट्रक्टेड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, दीज आर ये क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, नन ऑफ दिस। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंडर पे आते हैं ये। मार्केट इम्परफेक्शंस इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर रिफ्लेक्टेड इन, तो जो अनडेवलप्ड कंट्री है ना, तो वो मार्केट इम्परफेक्शन क्या होता है, तो फैक्टर इमोबिलिटी, प्राइस रिजिडिटी, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन और ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैरियर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा है जो बैरियर है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया का, पॉपुलेशन ग्रोथ, राइजिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया का क्या है, एक तरीके से बैरियर है, हम बोल सकते हैं। द बर्थ रेट इज़ मीजर देन द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर पर, तो भाई बताया जो बर्थ रेट है वो मीज़र की जा रही है कि बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर पर, एक साल में जो ईयर में जो डेथ हो रही है वो किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, 100 ऑफ पॉपुलेशन, 1000 ऑफ पॉपुलेशन, मिलियन ऑफ पॉपुलेशन और 500 ऑफ पॉपुलेशन। तो इसको मेज़र किया जाता है 1000 ऑफ पॉपुलेशन के में, ठीक है। द बर्थ रेट इन इंडिया इज़ हाई ड्यू टू, मतलब कि जो बर्थ रेट है हमारे यहाँ इंडिया में वो बहुत ज़्यादा हाई है, किस कारण से, जॉइंट फैमिली सिस्टम, सोशल ऑर्थोडॉक्सी, डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर सारा ही होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो बर्थ रेट है इंडिया में, जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारे यहाँ, ठीक है, सोशल ऑर्थोडॉक्सी है कि डिज़ायर फॉर अ मेल चाइल्ड, कि मेल ही होना चाहिए, मेल बच्चा होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएंगे, ऑप्शन होगा आंसर। फैमिली प्लानिंग इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया हैज़ मेड विथ लिमिटेड सक्सेस मेनली ड्यू टू, जो फैमिली प्लानिंग है रूरल एरिया में इंडिया के है ना, तो वो मिलती है विथ लिमिटेड सक्सेस मेनली ड्यू टू रॉन्ग प्लानिंग, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस, साइकोलॉजिकल एंड सोशल ऑर्थोडॉक्सी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स। इसका आंसर होगा सी साइकोलॉजिकल एंड सोशल ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। रूरल एरिया में जो फैमिली प्लानिंग है हैज़ मेड लिमिटेड होती है सक्सेस मेनली ड्यू, किस कारण से, साइकोलॉजिकल एंड सोशल ऑर्थोडॉक्सी के कारण ये लिमिटेड होती है, ठीक है, सक्सेस उनकी। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे 31 क्वेश्चन की। द पॉलिसी ऑफ फैमिली प्लानिंग वॉज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, जो पॉलिसी है फैमिली प्लानिंग की वो इंडिया में कब अडेप्ट की गई थी, तो 1947 में, 1952 में है ना, एंड देन 1950 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1952 में इसको अडॉप्ट किया गया था पॉलिसी ऑफ फैमिली प्लानिंग। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू, जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो किससे मिलते हैं, डिफ्लेक्शनरी कंडीशन, हैवी इंडस्ट्री बाय ब्यास, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो इससे इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी से। द फिनोमेना ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज, जो इसका फिनोमेना है वो क्या है, टेम्परेरी है, क्रोनिक है, सीजनल है और साइक्लिक है, ठीक है। तो ये है क्रोनिक। डिस्टिंगाइज अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अ पर्सन विथ नो जॉब, more person employed for a job which can be done by few persons, unemployment among women, none of these। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी more person employed for a job which can be done by few persons, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें हम, मोस्ट ऑफ द डिस्टिंगाइज, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन इन एरिया फाउंड इन, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में, ट्रेड में और ट्रांसपोर्ट में। तो जो मोस्ट ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है वो एग्रीकल्चर में हमको दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द पीपल, जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिफर्स करते हैं पीपल को हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, हु आर विलिंग बट डू नॉट गेट वर्क, हु लीव देयर जॉब इन सर्च ऑफ बेटर वंस, हु हैड बीन डिसमिस्ड। मतलब कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, किस पीपल को रिफर करते हैं, हु आर विलिंग बट डू नॉट गेट वर्क, उनको कोई वर्क नहीं मिल रहा है, वो सब एबल है ना, तो ये भी हो सकता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स, एग्रीकल्चर एंड बैंक्स। तो इसका आंसर होगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं वो है एग्रीकल्चर में।
अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ ड्यू टू, जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वो किस कारण से है? पुअर मैन पावर, उनकी मैन पावर पुअर है। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इनएप्रोप्रिएट एजुकेशन सिस्टम, जो इनएप्रोप्रिएट एजुकेशन सिस्टम हमारी इंडिया का है। एंड ऑल ऑफ दीज, तो ये इसका आंसर होगा, ये सारा ही ऑल ऑफ दीज, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। 39 क्वेश्चन की बात करेंगे। द नेचर ऑफ यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट इज, जो यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट का वो क्या है? सीजनल है, डिसगाइज्ड है, क्रोनिक है, फ्रिक्शनल है, तो उसका है क्रोनिक। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश, जो प्लानिंग कमीशन है वो कब इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में? 1942 में, 50 में, 51 में और 47 में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज, जो प्लानिंग कमीशन है इंडिया की वो क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, एंड एडवाइजरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी, एंड एडवाइजरी बॉडी। द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज, जो एक्स ऑफिस चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के वो कौन होते हैं इंडिया में? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई और प्लानिंग मिनिस्टर, तो ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर, पीएम, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू मेन एम्फेसिस इन प्लानिंग वॉज ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस एंड बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, इसका आंसर होगा बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक प्लानिंग, इनमें से कौन सा फीचर है वो इंडियाज़ इकोनॉमिक प्लानिंग पे फीचर नहीं है? इम्पेरिवेटिव प्लानिंग, लिमिटेड सेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इंडिकेटिव प्लानिंग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इम्पेरिवेटिव प्लानिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इनमें से कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो इंडियाज़ इकोनॉमिक प्लानिंग का नहीं है? पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंडियाज़ इकोनॉमिक प्लानिंग का ग्रोथ ऑब्जेक्टिव नहीं है। द मेजर एम्फेसिस इन द फर्स्ट 5 प्लान वॉज, जो मेजर एम्फेसिस था फर्स्ट प्लान का वो क्या था? ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 47 की क्वेश्चन की। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया वॉज सफरिंग फ्रॉम, जो एट द टाइम फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इंडिया किससे सफ़र कर रहा है? रिफ्यूजीज प्रॉब्लम से, फूड शॉर्टेज से, राइजिंग प्राइसेस से, ऑल ऑफ दीज, तो ये है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, फूड शॉर्टेज था, वो खाने की कमी थी, प्राइजेस में बढ़ोतरी हो रही थी, ऑल ऑफ दीज इसके क्या थे? ये इसके 5 ईयर प्लान में उस टाइम पे था। द रोलिंग प्लान वॉज डिज़ाइंड फॉर द पीरियड 1978 to 83, 80 to 85, 85 to 90 और 90 to 95, तो उसका आंसर है 1978 to 83। फूड वर्क प्रोडक्टिविटी वॉज द स्लोगन ऑफ, जो फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी है वो स्लोगन कब था? 6 प्लान में, 7th प्लान में, 8th प्लान में और नन ऑफ दीज में है, तो ये था 7th प्लान जब आया तो उस पर ये इसको फोकस किया गया था, फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी को। नेशनल इनकम ऑफ आ नेशन इज़, जो नेशनल इनकम होती है किसी भी नेशन की ना, वो क्या है? गवर्नमेंट्स एनुअल रेवेन्यू, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, तो ये क्या है? उसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम, ठीक है। तो यहाँ था हमारे 50 क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आया हो, और ये जो आपका जो ये क्वेश्चंस है MCQ आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और नोट भी कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहे कम से कम, ठीक है, और एग्ज़ाम में भी पूछे जाने के चांसेस हैं, तो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें।
ताकि आपको एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, है ना। आपको PDF चाहिए है या आपको कुछ इंक्वायरी है तो आप हमारे जो व्हाट्सअप है उस पर आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऐप के थ्रू भी मिल जाएगी। तो आप हमारे सबसे पहले तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें ना। सो थैंक यू।